अपने चैप्टर को एक नाम दिया है उन्होंने, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल का तो एस्पेक्ट देख लिया अपन ने, नर्वस सिस्टम इज नथिंग बट कंट्रोलिंग ऑल एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, बॉडी के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करना डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन और नर्व फाइबर इज टर्म्ड एज नर्वस सिस्टम और न्यूरल सिस्टम। नाउ कम टू अनदर पार्ट, दैट इज कोऑर्डिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन? जनरली बोलते समय अपन वर्ड यूज करते हैं कि कोऑर्डिनेट करना उसके साथ। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? लिंक करना, सिर्फ लिंक करना। ऑर्गेनिज्म नहीं, वो कोऑर्डिनेट करना है हमें क्या? जनरली बोलते समय बोलते हैं ना, तुम XYZ, तुम तुम्हारे फ्रेंड को बोल रहे हो कि XYZ के साथ कोऑर्डिनेट करना, थोड़ा बोलते हैं ना अपन, वो कोऑर्डिनेट करना बिल्कुल वो सेम वैसा ही वर्ड है जो यहाँ पे यूज किया है, कोऑर्डिनेशन। वो सादा वर्ड है, उसका नाउन फॉर्म है। ये नाउन फॉर्म होता है ना, नाउन फॉर्म, वर्ब फॉर्म, एडजेक्टिव फॉर्म, उसका नाउन फॉर्म है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेट, व्हाट डू मीन बाय कोऑर्डिनेट? अपन जब बोलते हैं कि उसके साथ कोऑर्डिनेट करना, तो यानी उसके हिसाब से रहना, वो जैसा कमांड करता है वैसा देखना। ठीक है, यानी फ्लो में बिहेवियर होना चाहिए। जैसा फॉर एग्जांपल दो वेल विशर्स के बीच में होता है, वेल विशर्स यानी एग्जांपल की अगर बात करते हैं तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में, दो कपल के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट है, दैट इज नथिंग बट कोऑर्डिनेशन। वैसा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। यानी वैसा देखा जाए तो दोनों ना तो एक फैमिली को बिलोंग करते हैं, ना ही एक फैमिली में बर्थ हुआ है। दोनों टोटली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है। एग्जांपल ले रहे हैं अपन किसी कपल का, यानी हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, पर उनके थॉट काफी हद तक सिमिलरिटी रखते हैं और दोनों एक दूसरे को काफी हद तक अंडरस्टैंड करते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये जो रिलेशनशिप है या ये जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटरी सिस्टम ने, यानी कोऑर्डिनेशन दिखानी चाहिए। और ये कोऑर्डिनेशन दिखाने का काम अपने बॉडी में करता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का काम क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर रहा, हाँ, पर कंट्रोल करने वाला जो पार्ट है यानी नर्वस सिस्टम, उसको अटैच कर रहा बॉडी के दूसरे पार्ट से। यानी जैसा नर्वस सिस्टम वैसे भी हार्ट के साथ अटैच्ड है, किडनी के साथ अटैच्ड है, कोई ना कोई क्रेनियल नर्व के जरिए से, पर उसको एक सेकेंडरी पाथवे होना चाहिए। सेकेंडरी पाथवे के लिए एंडोक्राइन सिस्टम बनाया, तो एंडोक्राइन सिस्टम ने उस ब्रेन को फिर किडनी के साथ अटैच कर दिया। अब दो तरह का अटैचमेंट देखने मिल रहा है आपको। ब्रेन नर्व के थ्रू भी किडनी को अटैच्ड है, ब्रेन एंडोक्राइन सिस्टम के जरिए भी किडनी को अटैच्ड। आर यू गेटिंग द पॉइंट? दो एस्पेक्ट, और दोनों एस्पेक्ट से ब्रेन किसको अटैच हो गया? किडनी को। कौन सा ज्यादा फ्रेंडली है किडनी के लिए? ब्रेन को तो ऑर्डर देना है, तो उसके लिए तो दोनों चीजें सही है, उसके लिए नर्व भी सही है, उसके लिए एंडोक्राइन सिस्टम भी सही है। पर किडनी के लिए कौन सा बेहतर रहेगा? किडनी के लिए बेहतर वो रहेगा जिसके साथ वो थोड़ा सा कोऑर्डिनेट कर पाएगा। आई बात समझ में? जिसके साथ वो थोड़ा सा मन साझा कर पाएंगा या घुल मिल सकेगा, और वो कौन है? नर्वस सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम? एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्यों नहीं है? एंडोक्राइन सिस्टम ठीक ठाक ब्रेन की भी सुनता है और किडनी की भी सुनता है। कहने का मतलब वो डुअल रिलेशनशिप दिखाता है, वो जो ऑर्डर दे रहा है उसकी भी सुन रहा है और जो आंसर दे रहा है उसकी भी सुन रहा है, थोड़ा मोटा मोटा। पर नर्वस सिस्टम वैसा नहीं है। नर्वस सिस्टम जो ऑर्डर दे रहा है उसी के सुनता है, जिसको ऑर्डर देना है उसकी बिल्कुल नहीं सुनता। यानी नर्वस सिस्टम सिर्फ ब्रेन की सुनेगा, ब्रेन को छोड़कर बाकी किसी की नर्वस सिस्टम सुनता नहीं, नजरअंदाज कर देते। इससे क्या होता है, जो रिसेप्टर ऑर्गन है या जो इफेक्टर ऑर्गन है उनके ऊपर काफी जबरदस्त प्रेशर होता है, या ट्रेमेंडस अमाउंट में उनकी इंसल्ट भी होती है, बोलेंगे तो चलता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक ही चीज कमांड करती है। वैसा नहीं होना चाहिए, इसलिए अल्टरनेटिव सिस्टम। अब अल्टरनेटिव सिस्टम यानी बनते समय शायद इसको अल्टरनेटिव रिसोर्स के तरह बनाया होगा, पर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इसके जो फंक्शंस और एस्पेक्ट है ये इतने अच्छे होते गए, इतने कॉम्प्लिकेट होते गए कि अभी ये एक वाइटल सिस्टम की तरह होता है। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम जो है, ये एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। कोई भी सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम बोलने के लिए जो भी ग्लैंड प्रेजेंट है वो ग्लैंड ने एक सिक्रीशन सीक्रेट करने को ना, और उस सिक्रीशन को नाम देना चाहिए अपन ने। क्या नाम देना चाहिए? हार्मोन। उस सिक्रीशन को क्या नाम देना चाहिए? हार्मोन। इसका मतलब हार्मोन कौन सीक्रेट करता है? सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम को छोड़कर कोई और सिस्टम हार्मोन सीक्रेट नहीं कर सकता। हार्मोन सीक्रेट करने वाले जो ग्लैंड्स है
उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या बोला जाता है उन्हें? उन्हें बोला जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। इसीलिए पूरे सिस्टम को बोला गया एंडोक्राइन सिस्टम। अपने बॉडी में जनरली 3 तरह के ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, 3 तरह के ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। वैसे तो 3 से ज्यादा टाइप है, पर जनरली 3 तरह के होते हैं। एक होता है एंडोक्राइन, दूसरा होता है, बोलो, वेरी गुड, एक्सोक्राइन, तीसरा होता है होलोक्राइन। पैराक्राइन भी होता है, साइटोक्राइन भी होता है, पर उतना डेप्थ में नहीं अपने को। जनरली 3 तरह के ग्लैंड्स की बात करता है वो। एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड है जो क्या सिक्रेट करते हैं? सिक्रेट करते हैं हार्मोन, हार्मोन सिक्रेट करते हैं। और ये हार्मोन को डायरेक्टली कहाँ डाला जाता है? डायरेक्टली ब्लड में डाला जाता है। यानी डायरेक्टली ये हार्मोन कहाँ जा रहा है? ब्लड में। क्यों ब्लड में जा रहा है? देखो, एंडोक्राइन सिस्टम ने जो भी सिक्रेशन सिक्रेट किया उसको बोला गया हार्मोन, पहली चीज। अब ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन को डायरेक्टली ब्लड में डाला। फॉर एग्जांपल टेस्टिस है, टेस्टिस ने कोई एक वाला हार्मोन बना, जैसा फॉर एग्जांपल टेस्टिस ने टेस्टोस्टेरोन बनाया। अब टेस्टिस ने जो टेस्टोस्टेरोन बनाया उसका इफेक्ट क्या है? उस टेस्टोस्टेरोन का यूज क्या होने वाला है? तो उस टेस्टोस्टेरोन का यूज, जैसा मान लो फॉर एग्जांपल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक फीचर बनाने के लिए चेस्ट के रीजन में इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो उस टेस्टोस्टेरोन को कहाँ लेके जाना है? चेस्ट के रीजन में, ठीक है। पर ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड के पास कोई ऐसा ट्यूब नहीं है, कोई ऐसा डक्ट नहीं है जो उस सिक्रेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाएगा। डक्ट नहीं है, ट्यूब नहीं है उसके पास। तो इसीलिए क्या किया एड्रिनल एंडोक्राइन ग्लैंड ने? वो जो सिक्रेशन है उसको डायरेक्टली किसमें डाल दिया? ब्लड में डाल दिया। ब्लड में इसीलिए डाल दिया क्योंकि ब्लड अपने पूरे बॉडी में कंटिन्यूअसली सर्कुलेट हो रहा, तो ब्लड के जरिए से वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा और फिर उसका काम जहां पे है वहां पे पहुंच के वो बराबर अपना काम कर लेगा, क्लियर। तो इसीलिए ब्लड में डाल दिया। क्यों? क्योंकि ब्लड पूरे बॉडी में कंटिन्यूअसली सर्कुलेट हो रहा है और जहां पे उस हार्मोन की जरूरत होगी वहां पे वो ब्लड के जरिए पहुंचेगा और वहां पे अपना फंक्शन दिखाएगा। इसका मतलब डक्ट प्रेजेंट है क्या इनके पास? नहीं। इसीलिए एंडोक्राइन ग्लैंड को और दूसरा नाम दिया गया, क्या बोला गया? डक्टलेस ग्लैंड। क्या बोला गया उन्हें? डक्टलेस ग्लैंड। वही अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं तो एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट करता है सिक्रीशन। क्या सिक्रेट करता है? सिक्रीशन। एक्सोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन को हार्मोन नहीं बोला जाता है, ये चीज याद रखना। एक्सोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन को क्या बोलते हैं? सिक्रीशन। एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन को वर्ड यूज किया जाता है हार्मोन। यानी अगर कोई वर्ड हार्मोन यूज कर रहा है इसका मतलब आंख बंद करके वो कौन से सिस्टम की बात कर रहा है? एंडोक्राइन। अब ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीशन सिक्रेट कर रहा है, पर इनके पास डक्ट प्रेजेंट है। डक्टेड ग्लैंड बोला जाता है। इनके पास डक्ट प्रेजेंट है तो इनको ब्लड की जरूरत है क्या? नहीं। ये डक्ट के जरिए भेजेगा अपना सिक्रेशन। जैसा मान लो अपनी सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट है, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है। वो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड स्टेनसन्स डक्ट से सेकंड प्रीमोलार के पास आकर अपना डक्ट ओपन कर दी, यानी वो सलाइवरी ग्लैंड का पूरा सिक्रेशन या सलाइवा डक्ट के जरिए से अपनी ओरल कैविटी में आ रहा है। ब्लड के जरिए से आ रहा है क्या? तो सलाइवरी ग्लैंड किसका एग्जांपल हुआ? एक्सोक्राइन ग्लैंड। लगभग मोटे मोटे जितने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है अपने बॉडी में वो सब एक्सोक्राइन ग्लैंड है। जैसा फॉर एग्जांपल लीवर, पैनक्रियास, सलाइवरी ग्लैंड, दिस ऑल आर एग्जांपल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब होलोक्राइन ग्लैंड की अगर बात करते हैं तो होलोक्राइन ग्लैंड ड्यूअल ग्लैंड है। ड्यूअल ग्लैंड है। इसको ड्यूअल ग्लैंड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसके पास एक्सोक्राइन का भी पार्ट है और एंडोक्राइन का भी पार्ट है। इसका मतलब ये ग्लैंड दोनों पार्ट से बनी है, एक्सोक्राइन से भी बनी है और एंडोक्राइन से भी बनी है। इसके पास एक्सोक्राइन का भी कुछ पार्ट है और एंडोक्राइन का भी कुछ पार्ट है। यानी आधा ग्लैंड डक्ट के साथ काम कर रहा है, आधा ग्लैंड बिना डक्ट के काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल पैनक्रियास, पैनक्रियास की अगर बात करते हैं तो पैनक्रियास के पास दोनों पार्ट है, एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी। जो पैनक्रियास का एंडोक्राइन पार्ट है उसको क्या नाम दिया गया? उसको नाम दिया गया आइलेट सेल्स ऑफ लैंगरहंस। क्या बोला गया उन्हें बोला गया आइलेट सेल्स ऑफ लैंगरहंस या आइलेट्स, ठीक है, आइलेट सेल बोलते हैं। अब वो जो आइलेट सेल है वो एंडोक्राइन पार्ट है, वो आइलेट को छोड़कर बाकी का जितना भी बचा हुआ पैनक्रियास है वो क्या है? एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन पैनक्रियास अलग अलग तरह के सिक्रीशन सिक्रेट करता है। कौन कौन से सिक्रेशन सिक्रेट करता है? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, कोलेसिस्टोकाइनिन, एंटेरोगाइसिन, पैनक्रियाटिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ये पूरे सिक्रेशन एक्सोक्राइन पैनक्रियास सिक्रेट कर रहा है। वही एंडोक्राइन पैनक्रियास की बात करते तो एंडोक्राइन पैनक्रियास 3 तरह के हार्मोन सिक्रेट कर रहा है, ग्लूकागॉन, इंसुलिन, सोमैटोस्टैटिन। क्लियर हो रही है पिक्चर? अब ये 3 तरह के हार्मोन ग्लूकागॉन, इंसुलिन और सोमैटोस्टैटिन ये कहाँ मिलेंगे तुमको? ब्लड में। क्यों? क्योंकि वो एंडोक्राइन पार्ट है।
और बाकी के जो सिक्रीशन है ट्रिप्सिनोजन, थाइमोट्रिप्सिनोजन, कोलेसिस्टोकाइलिन, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज, ये कहाँ देखने मिलेगा तुम्हें? इंटेस्टाइन में। क्यों? क्योंकि पैनक्रियाज ने डक्ट के जरिए से डाल दिया इसको डायरेक्ट इंटेस्टाइन में। याद करो, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट स्फिंक्टर ऑफ ऑडी डायरेक्टली ओपन हो रहा डिओडिनम में, ठीक है, सब 11th में पढ़े। अब ये पूरे तीनों ग्लैंड में से अपना ज्यादा एम्फेसिस अभी किसके ऊपर रहेगा? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर। जब एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं तो ज्यादा एम्फेसिस रहेगा हार्मोन के ऊपर, क्योंकि क्या बना रहा है वो? हार्मोन बना रहा है, तो अपना ज्यादा फोकस रहेगा हार्मोन की तरफ। अब ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन कुछ नहीं, एक तरह का केमिकल मैसेंजर, एक तरह का केमिकल मैसेंजर। इसका मतलब ये हार्मोन मैसेज लेके जा रहा है। हार्मोन कुछ नहीं है, एक तरह का मैसेज है जो एक ऑर्गन ने दूसरे ऑर्गन को दिया। जैसा फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी एंडोक्राइन ग्लैंड है, थायराइड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। पिट्यूटरी ने मैसेज भेजा थायराइड ग्लैंड के पास, तो वो मैसेज किसके फॉर्म में भेज रही है? वो हार्मोन के फॉर्म में। एक हार्मोन भेजा पिट्यूटरी ने थायराइड के पास, दैट इज टीएसएच। टीएसएच भेजा पिट्यूटरी ने थायराइड के पास, वो टीएसएच पिट्यूटरी से निकलेगा, ब्लड के जरिए से थायराइड तक पहुंचेगा, और थायराइड तक पहुंचने के बाद थायराइड को मैसेज कर देगा कि भाई पिट्यूटरी ग्लैंड ने ऑर्डर दिया है कि तुमको अभी थायराइड हार्मोन सीक्रेट करना है, बस। तो उसने मैसेज दिया, इसीलिए हार्मोन को क्या बोला जाता है? मैसेंजर। पर है क्या? अगर हार्मोन की एनालिसिस करते हैं तो दे आर वन ऑफ द केमिकल्स। क्या है वो? केमिकल है, इसीलिए उन्हें बोला जाता है केमिकल मैसेंजर। अब केमिकल की अगर बात करते हैं तो अपने बॉडी में ऐसे वेराइटी ऑफ केमिकल थोड़ी मिलते हैं। अपने बॉडी में लिमिटेड अकाउंट है केमिकल का, यानी कोई भी केमिकल की अगर बात करते हैं तो अपने बॉडी में कुछ लिमिटेड अमाउंट में ही मिलते हैं जो क्लास या कैटेगराइज करते हैं। तो अपने को हार्मोन अलग अलग तरह के मिलते हैं, जो तुम्हारे बुक ने बहुत अच्छे से एक चार्ट या टेबल के फॉर्म में दिया है, ब्लॉक में देखो दिया है। पहला दिया है अमाइड्स, सेकंड टाइप्स में पहला है अमाइड्स, सेकंड वन इज पेप्टाइड्स, थर्ड वन इज प्रोटीन, फोर्थ वन इज कौन सा है? फैटी एसिड। डिराइव्ड है क्या? डिराइव्ड है ना? फैटी एसिड तो हो गया ना? अरे नीचे में बात कर, कौन सा? पहला वाला अमाइन, अमाइन सही है। हाँ देना होने का है ना चैप्टर तुम्हारा केमिस्ट्री, इसलिए डिफरेंशिएट। तो अपने पास ये ऐसे अलग अलग क्लास है, मोटे मोटे ये मेजर क्लासेस है। इसको सब कैटेगराइज करते तो अपने को दूसरे क्लासेस भी देखने मिलते हैं। अमाइन, पेप्टाइड, प्रोटीन, फैटी एसिड है, स्टीरॉइड है और डिराइव्ड है। डिराइव्ड है यानी किसी दूसरे चीज से खींच के निकाला गया है उसको, ठीक है। उसमें विटामिन भी हो सकते हैं या उसमें गैसेस भी हो सकते हैं, 2-3 कैटेगरी आती है। अब अगर इनको देखते हो तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है। अमाइन, पेप्टाइड, प्रोटीन, नाइट्रोजन कंटेंट, तीनों नाइट्रोजन ग्रुप वाले हैं वो। अमाइन बिल्डिंग ब्लॉक, अमाइनो एसिड, थोड़ा सा क्लस्टर बन गया पेप्टाइड, पेप्टाइड का क्लस्टर बन गया प्रोटीन। अब 2 मिनट में प्रोटीन थोड़ी बनेगी, प्रोटीन जायंट मॉलिक्यूल है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं प्रोटीन को। उसका वेट लैक डाल्टन में गिनते हैं अपन, यानी बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है वो। उसके सामने पेप्टाइड छोटा मॉलिक्यूल है, उसके सामने अमाइन बहुत छोटा मॉलिक्यूल है। तो बहुत छोटा अगर रहेगा उसका स्ट्रक्चर दैट इट इज कंसिडर्ड एज अमाइन। पर फैक्टर ये होना चाहिए कि उसके पास नाइट्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अमाइन के पास भी नाइट्रोजन है, पेप्टाइड के पास भी नाइट्रोजन है, प्रोटीन के पास भी नाइट्रोजन है, क्योंकि ये तीनों कैसे बने हैं? अमाइनो एसिड से। तो अमाइनो एसिड से मिलने वाले हार्मोन है, ये अमाइनो एसिड से बनने वाले हार्मोन है। अमाइन का स्ट्रक्चर छोटा रहेगा, पेप्टाइड का स्ट्रक्चर उससे बड़ा रहेगा और प्रोटीन का स्ट्रक्चर सबसे बड़ा रहेगा। उसके बाद फैटी एसिड की अगर बात करते तो उसमें फैट प्रेजेंट होना चाहिए, और फैट प्रेजेंट होना चाहिए जैसे ही बोल रहे हैं अपन, तो फैट का रोल थोड़ा सा कम रहता है यहाँ पे। फैट सोल्यूबल विटामिन जो है उसका रोल ज्यादा रहता है। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन है? और कौन कौन से विटामिन है फैट सोल्यूबल अपनी बॉडी में? यहाँ पे बैठे हुए 70 to 75% लोग जो है उनके बॉडी में डेफिशिएंसी है फैट सोल्यूबल विटामिन, क्योंकि फैट अपने बॉडी में हमेशा कम ज्यादा होगा, मेंटेन लेवल में कभी नहीं होता। अगर कोई खाता है तो बहुत ज्यादा खाता है, कोई नहीं खाता तो कुछ भी नहीं खाता, या बहुत कम खाता है, यानी बैलेंस नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसके पीछे अवेयरनेस है, अपने को फैट से थोड़ा सा डर लगता है।
जैसा फॉर एग्जांपल अगर सर्कुलेशन में सीएडी बढ़ते हैं, अंजाइना बढ़ते, तो ऐसा लगता है फैट को हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो साउथ इंडियन लोग बहुत ही कम खाते हैं या बिल्कुल भी नहीं खाते, तो उनके बॉडी में डेफिशिएंसी रहती। नॉर्थ इंडिया में जाते हो तो वो इतना खाते कि कुछ पानी तक नहीं पीते, वो फैटी पीते, तो उनके बॉडी में एक्सेस हो जाता। और ये दोनों कंडीशन में बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट होता है, किनका? फैटी एसिड का। और वो फैटी एसिड का प्रॉब्लम क्रिएट होने के कारण फैटी एसिड के एंडोक्राइन सिस्टम भी थोड़ी डीरेंज हो जाती है, यानी फैटी एसिड से मिलने वाले अपने को हार्मोन्स भी डीरेंज देखने मिलते हैं। उसके बाद स्टीरॉइड, स्टीरॉइड की अगर बात करते हैं तो स्टीरॉइड ये अलग ही मॉलिक्यूल है। अब ये जो स्टीरॉइड है इसका कोई लेना देना नहीं जो नॉर्मल स्टीरॉइड अपन यूज करते हैं बाकी के पर्पस के लिए। जैसा फॉर एग्जांपल अस्थमा जब पढ़ रहे थे रेस्पिरेशन में, तब बताया था क्लियर कट अगर अस्थमा में कोई है या किसी को अगर सेंसिटिविटी या एलर्जी हुई है तो उसको अपन स्टीरॉइड ही देते हैं, क्योंकि उसको वही चीज बचा सकती है। लाइफ सेविंग ड्रग है स्टीरॉइड, ठीक है, वंडर ड्रग भी बोला जाता है। जब दिमाग काम नहीं कर रहा अपना, आगे वाले को क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, तो स्टीरॉइड। ये जो बाबा होते, बाबा की जड़ी बूटी होती, यानी कहने का मतलब कोई भी बाबा बोलते हैं ना, वो बाबा के पास चले जाओ, हर बीमारी का इलाज है उसके पास। हर बीमारी यानी बीमारी तो उसको समझ में नहीं आई पहली चीज, तो इलाज करना उसके बस की बात नहीं। तो वो क्या कर रहा है, जो भी है उसके पास अंगारा वगैरह विभूति वगैरह जो भी कुछ है XYZ, उसमें उसने स्टीरॉइड की गोलियां बारीक करके मिक्स कर दी। वो कैसा है, स्टीरॉइड तुम्हारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। स्टीरॉइड की एक खूबसूरती है, जैसा फॉर एग्जांपल अगर तुम बेड पर पड़े हो, क्यों पड़े हो? क्योंकि तुम्हारे बॉडी में कमजोरी, इसलिए पड़े हो। अब स्टीरॉइड जैसी गया तुम्हारे बॉडी के अंदर, स्टीरॉइड जरूरत से ज़्यादा एनर्जी बना। अब जरूरत से ज़्यादा एनर्जी बन गई बॉडी में, तो बॉडी उस एनर्जी को यूटिलाइज करेंगी या नहीं करेंगी? तुम अपने हाथ पैर हिलाओगे या नहीं हिलाओगे? तो ऐसा लगेगा ना, ताकत आई अपने बॉडी के अंदर, स्फूर्ति आई, हाथ पैर हिलाएंगे यानी उठ के बैठेंगे अपन बेड के ऊपर से, या चेयर पर जाके बैठेंगे या खड़े होंगे, ताकि उनको लगेगा पहले सोया था अभी कुछ उठ रहा है, चल रहा है, यानी बाबा का काम हो गया, बाबा ने काम करा दिया हमारा, जो भी कुछ है। समझ में आ रहा है? तो ये जो रिलेशन स्टेब्लिश हो रहा है, पर ये सब शॉर्ट टर्म रहता है। शॉर्ट टर्म यानी 3-4 दिन की बात रहती है, पता नहीं बाबा भी नाराज हो जाते हैं, बॉडी भी नाराज हो जाती है, फिर सो जाते हैं, और फिर ऐसा होता कि फिर उठता ही नहीं, क्योंकि स्टीरॉइड का जो इफेक्ट है बहुत डिजास्टरस रहता है, उसको विनिंग पैटर्न में निकालना पड़ता है। एकदम सडनली अगर बंद कर देते हो स्टीरॉइड तो बहुत ड्रेडफुल होता है, यानी जान भी जा सकती है बॉडी के लिए। वो स्टीरॉइड की बात नहीं हो रही। ये जो स्टीरॉइड है ये कौन सा है? ये है कोलेस्ट्रॉल का, ये है कोलेस्ट्रॉल का, कोलेस्टेरॉल। और कोलेस्टेरॉल की बात करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल किससे रिलेटेड है? विटामिन डी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? विटामिन डी से। मोटा मोटा याद रखना, कोलेस्ट्रॉल सादी रिंग होती है, केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर याद रखना है कोलेस्ट्रॉल का, ठीक है। ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये बेस मॉलिक्यूल है या पेरेंट मॉलिक्यूल है, क्या बनाने के लिए? स्टीरॉइड बनाने के लिए बॉडी। तो बॉडी में फैटी एसिड जो है, ये फैटी एसिड किसके तरफ इशारा करती है? फैट सोल्यूबल विटामिन की तरफ। ये जो स्टीरॉइड है ये स्टीरॉइड किसके तरफ इशारा कर रहा है? कोलेस्ट्रॉल की तरफ। जनरली नहीं उठाना ये टर्म को। और डिराइव की अगर बात करें तो अलग अलग चीजों को डिराइव किया जाता है। जैसा कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो अलग अलग तरह के मिनरल को ऐड ऑन करके बनते हैं, जैसा फॉर एग्जांपल थायरॉक्सिन, आयोडीन को ऐड करने के बाद बन रहा, तो आयोडीन डिराइव करना पड़ रहा कहीं और से, ठीक है। उसने एक नाइट्रिक ऑक्साइड भी दिया है, नाइट्रिक ऑक्साइड एक तरह की गैस है, वो भी डिराइव में रखते हैं, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक तरह की गैस है जो अपनी बॉडी में क्या कराती है? वैसोकंस्ट्रिक्शन कराती है, पूरे ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कराती है। अब इसके एग्जांपल्स याद रखना है तुमको, पूरी लिस्ट है। अभी अगर मैं बोलूंगा एग्जांपल तो समझ में नहीं आएगा अभी अगर बोलूंगा, क्योंकि एक भी हार्मोन पढ़े नहीं अपन। एक्चुअल में जब पूरा चैप्टर हो जाएगा तब ये जो लिस्ट है इसके सामने लिखना है तुमको कि अमाइन के हार्मोन कौन से। दो एग्जांपल तो भी याद रखना है स्टेट के लिए। अमाइन के 2 हार्मोन कौन से, पेप्टाइड के 2 कौन से, प्रोटीन के 2 कौन से, फैटी एसिड के 2 कौन से, स्टीरॉइड के 2 कौन से और डिराइव्ड कौन से 2। क्लियर हो रही है पिक्चर? डिराइव्ड के तो 2 मिलेंगे नहीं, तुमको एक ही मिलेगा क्योंकि सिलेबस में तुम्हारी एक ही है, वो भी बस दिया है उसने वहाँ इंफर्ट कर, ठीक है। अब ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन का पूरा ऑर्केस्ट्रा स्टार्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। किसने स्टार्ट किया? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। किसको कंट्रोल कर रहा है? एंडोक्राइन सिस्टम को। अब कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है? पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, किस तरीके से कंट्रोल कर रहा है? वो बता रहा है एंडोक्राइन सिस्टम ने कब काम करना है, कब काम नहीं करना, ठीक है। अब एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन सी चीजें आती है वो जरा पहले याद रखो। एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन सी चीजें आती है? एंडोक्राइन सिस्टम में सबसे पहले आता है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी आता है, उसके बाद आता है थायराइड, उसके बाद आता है थाइमस, बोलते जाओ जल्दी, उसके बाद आता है एड्रिनल, एड्रिनल के पहले पेनक्रियास,
पैनक्रियास के बाद आएगा एड्रिनल, एड्रिनल के बाद आएगा टेस्टिस एंड ओवरी, यानी गोनेड जिसको बोलते हैं मोटे में। तो इतने चीजें पढ़ने हैं, ठीक है, इतनी चीजें पढ़नी है। अब ये सभी चीजें मिला के एंडोक्राइन सिस्टम हो रहा है। तो ये जब एंडोक्राइन सिस्टम लिख रहा हूं मैं, तब ये पूरी चीजें आ गई उसमें, पूरी चीजें आ गई। इसका मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड खुद को भी कंट्रोल कर रही है और खुद के साथ साथ इतने पूरे लिस्ट को भी कंट्रोल कर रही है, ठीक है। अब इतने पूरे चीज को एक एक ग्लैंड कंट्रोल कर रही है। तो ये बिल्कुल बैंड जैसा नहीं हुआ क्या जो ऑर्केस्ट्रा में हो रहा है। ऑर्केस्ट्रा में बैंड है, बैंड में कितने सारे इंस्ट्रूमेंट है, पूरे इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं। ऐसा नहीं एक ही बैंड बजते जा रहा है, एक ही इंस्ट्रूमेंट बजते जा रहा है और बाकी के शांत बैठे। और वो ऑर्केस्ट्रा के बीच में एक रहता महान हुआ, छड़ी वड़ी ली, डायरेक्शन दे रहा, वो बता रहा। कौन है वो? मास्टर है उस ऑर्केस्ट्रा, ठीक है। इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोला जाता है? मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा। वर्ड याद रखना है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा। अब याद करो, वो जो ऑर्केस्ट्रा चल रहा है उस ऑर्केस्ट्रा का मास्टर है, वो बीच में छड़ी दी है, वो जैसे डायरेक्शन दे रहा पूरा ऑर्केस्ट्रा उस हिसाब से चल रहा है या बज रहा है। पर उसको कौन डायरेक्शन दे रहा? सिंगर जो गाना गा रहा। अभी सिंगर ने बोला मैं ये XYZ गाना गाऊंगा, तो उसने XYZ गाने के हिसाब से रिदम सेट किया, तो वो डायरेक्शन दे रहा है XYZ गाने के हिसाब से पूरे बैंड को। तो इन दोनों के बीच में भी कॉन्टैक्ट होना बहुत जरूरी है। मास्टर और बैंड के बीच में तो कॉन्टैक्ट है, वो तो डायरेक्शन कंटिन्यूअसली दे रहा, हर मिनट मिनट में डायरेक्शन देते जा रहा है या हर सेकंड सेकंड में डायरेक्शन देते जा रहा है। पर कुछ इंफॉर्मेशन इन दोनों के बीच में भी होनी चाहिए, किसके बीच में? सिंगर के बीच में और मास्टर के बीच में। नहीं तो सिंगर जा रहा है ABC, मास्टर जा रहा PQR, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, चेंज हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड एंडोक्राइन सिस्टम को तो कंट्रोल कर रहा है और हर पल पल में कंट्रोल कर रहा है, पर ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये किसके कंट्रोल में? पिट्यूटरी ग्लैंड को डायरेक्टली कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। पर ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को जब कंट्रोल करता है तो यहाँ पे कंट्रोल नहीं, यहाँ पे बोला जाता है रेगुलेट या रेगुलेशन। हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है? रेगुलेट कर रहा पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी क्या कर रहा? कंट्रोल कर रहा। दोनों में फर्क है। रेगुलेशन का मतलब अलग है और कंट्रोल का मतलब अलग है। कंट्रोल का मतलब बिना पिट्यूटरी ग्लैंड के ये एंडोक्राइन सिस्टम कोई काम करे, क्योंकि कंट्रोल है ना, कंट्रोल यानी ब्रेन जैसा कंट्रोल, कंट्रोल यानी अल्टीमेट कंट्रोल है उसके पास, ऑन और ऑफ है, या तो चालू या तो बंद। किसके हाथ में? पिट्यूटरी का। पर पिट्यूटरी के ऊपर जो हायर सेंटर है हाइपोथैलेमस, वो रेगुलेट कर रहा है। रेगुलेट कर रहा है यानी पिट्यूटरी को बता रहा है ठीक है थोड़ा सा बढ़ा दो, ठीक है थोड़ा सा कम कर दो। जैसा फॉर एग्जांपल कोई सिक्रेशन सीक्रेट कर रहा है पिट्यूटरी, तो वो बता सकता है पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस थोड़ा सा सिक्रेशन बढ़ाओ या थोड़ा सा सिक्रेशन कम करो। क्लियर हो रही है पिक्चर? अब ये जो हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है? नर्वस सिस्टम का पार्ट है या एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है? इसमें तो कोई डाउट नहीं। थैलेमस में पढ़े थे 3 पार्ट, हिपोथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस डायनसेफेलॉन में। तो ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो ये एक नर्वस सिस्टम का पार्ट हुआ, और पिट्यूटरी थोड़ा सा एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। जो पीछे बैठे वो बराबर ध्यान दो। नर्वस सिस्टम का पार्ट हुआ हाइपोथैलेमस, एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट हुआ पिट्यूटरी। यानी दो अलग सिस्टम के बीच में कांटेक्ट हो रहा है। ये जो कांटेक्ट हो रहा है दो अलग सिस्टम है और दोनों सिस्टम के ओरिजिन भी अलग है, ठीक है। दोनों सिस्टम आपस में ना तो एक जर्माइनल लेयर से डिराइव की गई है और दोनों के बीच में ना कोई सिमिलैरिटी प्रेजेंट है। तो ये दोनों के बीच में जो भी कांटेक्ट होता है ये पोर्टल सिस्टम से होता है, और ये पोर्टल सिस्टम को नाम दिया गया हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम। क्या बोला गया इसको? हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम। उन दोनों के बीच में जो ब्रिज प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच, उस ब्रिज का नाम है हाइपोथैलेमो हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम। अपने बॉडी में 2 ही पोर्टल सिस्टम है, उसमें से एक है ये, याद रखना है। पोर्टल सिस्टम इज नथिंग बट एंड टू एंड वेनस नेटवर्क, ठीक है। वेन से स्टार्ट हो रहा है और वेन पे जाके खत्म हो रहा है। आर्टरी का कोई रोल ही नहीं है, यानी ब्लड जो है डायरेक्टली एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक, हार्ट को बाईपास कर दिया उसने, हार्ट तक जाएगा ही नहीं वो। ये सब चीजें सर्कुलेशन में पढ़े थे अब ये जो हाइपोथैलेमस है ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है, एंडोक्राइन का पार्ट है क्या? नहीं। अब नर्वस सिस्टम का पार्ट है तो ये हार्मोन सीक्रेट कर सकता क्या? या हाइपोथैलेमस जो भी चीज सीक्रेट करेगा उसका हार्मोन बोल सकते क्या अपन?
क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि वो एंडोक्राइन नहीं है। इसीलिए हाइपोथैलेमस जो भी चीज बनाता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है फैक्टर। क्या बोला जाता है उसको? उसको बोला जाता है फैक्टर। उसको हार्मोन नहीं बोलते। और ये दो तरह के फैक्टर बना सकता है, पहला वेरी गुड, और दूसरा पहला होता है रिलीजिंग फैक्टर और दूसरा होता है इनहिबिटिंग फैक्टर। तो दो तरह के फैक्टर बना सकता है और ये दोनों तरह के फैक्टर कहा जाके हमला करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड किसको मैसेज देगा? आगे पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को। अब एग्जांपल के तौर पर अपन ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कि थायराइड ग्लैंड है। क्या है? थायराइड। एग्जांपल के तौर पर ऐसा कंसीडर कर, ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर कौन सा ग्लैंड रहेगा? पिट्यूटरी। और पिट्यूटरी के ऊपर कौन रहेगा? हाइपोथैलेमस। बराबर है? तो इस तरह का सीक्वेंस रहेगा। अब थायराइड ग्लैंड ने कौन सा हार्मोन सीक्रेट करना चाहिए? मोटी मोटी जो इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास, टीवी वगैरह देखते हो तो 10 बार ऐड आती है। कौन सा हार्मोन बनाता है थायराइड? थायराइड हार्मोन। सबसे सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करते हैं तो थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन बनाएगा? थायराइड हार्मोन। दैट इज आल्सो नोन एज थायरॉक्सिन। क्या बोला जाता है उसे? थायरॉक्सिन। वही थायरॉक्सिन को शॉर्ट में अपन T4 लिखते हैं। तो थायराइड ग्लैंड ने क्या बनाना चाहिए? T4 बनाना। अब थायराइड ग्लैंड का काम है T4 बनाना, पर क्वेश्चन ये आता है कि वो थायराइड ग्लैंड T4 कब बनाएगा? तो थायराइड ग्लैंड T4 तभी बनाएगा जब पिट्यूटरी बताएगा उसे कि तुझे T4 बनाना है या थायराइड हार्मोन बनाना है या थायरॉक्सिन बनाना है। तीनों नाम ले सकते हो। अब पिट्यूटरी थायराइड को जब बताएगा कि थायरॉक्सिन बनाना है, T4 बनाना है या थायराइड हार्मोन बनाना है, तो वो एक मैसेज के जरिए बताएगा, ये एक हार्मोन के जरिए बताएगा। वो हार्मोन होगा TSH। क्या है उसका नाम? TSH। पिट्यूटरी ने TSH सीक्रेट किया। TSH का पूरा नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी थायराइड ग्लैंड को जाके स्टिमुलेट करना है। क्या करना है? स्टिमुलेट करना है कि तुम तुम्हारा हार्मोन सीक्रेट करो। तो पिट्यूटरी ने जो मैसेज भेजा वो TSH के फॉर्म में भेजा। TSH थायराइड के पास गया और थायराइड ने थायरॉक्सिन सीक्रेट किया। पर पिट्यूटरी TSH कब बनाएगा या कब भेजेगा मैसेज? जब पिट्यूटरी ग्लैंड को ऊपर से मैसेज आएगा, यानी कहां से आएगा? तो हाइपोथैलेमस दो तरह के हार्मोन बना सकता है। पहला थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH रिलीजिंग फैक्टर या TSH इनहिबिटिंग फैक्टर। अगर हाइपोथैलेमस ने TSH रिलीजिंग फैक्टर सीक्रेट किया तो पिट्यूटरी क्या सीक्रेट करेगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जैसे पिट्यूटरी ने TSH सीक्रेट किया वो थायराइड के ऊपर जाके क्या सीक्रेट कराएगी? T4 या थायरॉक्सिन। अब ये T4 और थायरॉक्सिन बहुत ज्यादा अमाउंट में सीक्रेट हो चुका है। अभी बॉडी को जरूरत है क्या? नहीं है। अभी बॉडी को जरूरत नहीं है तो थायराइड ग्लैंड बताएगा पिट्यूटरी को कि बहुत सारा T4 हो गया अभी और T4 सीक्रेट करने की जरूरत नहीं है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड किसको मैसेज भेजेगा? हाइपोथैलेमस को कि T4 की वैल्यू बढ़ गई है अभी ब्लड में, अभी अपने को T4 सीक्रेट नहीं करना है। तो हाइपोथैलेमस क्या सीक्रेट कराएगा? TSHIF यानी इनहिबिटिंग फैक्टर। और ये इनहिबिटिंग फैक्टर पिट्यूटरी को मैसेज देगा कि बस अभी हो गया, बहुत सारा थायराइड हार्मोन है अपने पास, TSH को बंद कर दो। जैसे ही पिट्यूटरी TSH का प्रोडक्शन रोक देगा, TSH का सिक्रेशन रोक देगा, वैसे ही थायराइड ग्लैंड T4 का सिक्रेशन या T4 का सिंथेसिस बंद कर देगा। तो TSH का प्रोडक्शन रुक जाएगा। ये जो फॉर्मेट है जिसने बनाया वही बता रहा है बनाना है या नहीं बनाना है। चालू किसने की पूरी प्रोसेस को? पूरे प्रोसेस को चालू किसने किया? हाइपोथैलेमस ने। किसने चालू किया? अब हाइपोथैलेमस ने चालू किया तो हाइपोथैलेमस ने ट्रिगर किया पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी ने ट्रिगर किया आगे थायराइड को। तो वो चैन में चली पूरी सिस्टम या पूरी रिएक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं, बराबर सब काम हुआ। पर जब बंद कराने की बात आई तो बंद किसने कराना चाहिए था? हाइपोथैलेमस ने। कराया किसने? थायराइड ने। यानी जो सिक्रेशन सीक्रेट हो रहा वो सिक्रेशन खुद को बंद करा। ये थायरॉक्सिन ने ही थायराइड ग्लैंड को बताया कि अभी मेरा कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, अभी सिक्रेशन क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। यानी जो बना है प्रोडक्ट वही प्रोडक्ट खुद को कम करा रहा है या खुद का प्रोडक्शन रोक रहा है। इस मैकेनिज्म को बोला जाता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्या बोला जाता है इसे? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बहुत कम चीजों में देखने मिलता है। इसके ऊपर क्वेश्चन था इस साल बोर्ड में, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, इसीलिए बताया, याद रखना, बस इतना ही दिया है किताब ने, इससे ज्यादा नहीं दिया और उसके ऊपर पूरा शॉर्ट नोट लिखना है। तो कोई एक आधा एग्जांपल उठा के इस तरह से एक्सप्लेन करना उसको, व्हाट इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जो लास्ट में प्रोडक्शन होने वाला हार्मोन है या लास्ट में मिलने वाला केमिकल है, अगर वो खुद के प्रोडक्शन को इनहिबिट करा रहा है
या खुद के प्रोडक्शन को शफल कराना, उसका खुद का प्रोडक्शन या तो बढ़ा रहा या तो कम कर रहा, तो वो हुआ एक तरह का नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, क्योंकि उसी को पता है उसका एक्चुअल में काउंट कितना है, वो कितना अकाउंटेबल है कितना नहीं। अब ये पूरे चैन में देखते हो तो हर चीज अकाउंटेबल है। जैसा फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड अपने सिक्रेशन के लिए अकाउंटेबल है, पर थायराइड ग्लैंड में कुछ कम ज्यादा होता है या सिक्रेशन में कम ज्यादा होता है तो थायराइड ग्लैंड किसको उंगली दिखा सकता है? पिट्यूटरी को, क्योंकि पिट्यूटरी के मैसेज को फॉलो किया उसने। पिट्यूटरी किसको उंगली दिखा सकता है? हाइपोथैलेमस को, क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस के मैसेज को फॉलो किया उसने। पर हाइपोथैलेमस थोड़ा सा सेफ साइड में खेलने की कोशिश करता है, क्यों? क्योंकि वो कभी एक फैक्टर रिलीज नहीं करता, वो होशियार है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? 10 मॉलिक्यूल रिलीजिंग फैक्टर के छोड़ दिए उसने तो 2 मॉलिक्यूल इनहिबिटिंग फैक्टर के भी छोड़ देता है। अगर आगे जाके डिस्प्यूट होता है तो वो बोलता है कि बहुत ज्यादा रिलीजिंग फैक्टर के मॉलिक्यूल छोड़े तुमने, तो बता देता मैंने इनहिबिटिंग के भी छोड़े थे, तूने नहीं पकड़े मारे क्या। अगर वो बोलता है कि इनहिबिटिंग फैक्टर के बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल छोड़े थे तो वो बोलता है मेरे पास रिलीजिंग फैक्टर भी था, वो भी दिया था, पर तुमने उसको कैच नहीं किया तो मैं क्या करूं। यानी वो ड्यूअलिस्टिक गेम खेलता है। जैसे अपन बोलते हैं 2 चेहरे होते हैं, वैसे हाइपोथैलेमस दोनों चीजें होता है। अब नाम में देखो यहाँ पे फैक्टर लिखा है अपन ने, ये फैक्टर ही इस चीज को डेविएट करता है या चेंज कराता है। अगर ये पूरे एंडोक्राइन सिस्टम में कुछ तो भी चेंज हो रहा है या अल्टर हो रहा है, अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो वो प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? हाइपोथैलेमस से, ना कि पिट्यूटरी से, ठीक है। पर अपना एंडोक्राइन सिस्टम कहाँ से चालू होगा? पिट्यूटरी से। क्यों? क्योंकि अपने एंडोक्राइन का ऑर्केस्ट्रा का मास्टर कौन है? पिट्यूटरी। तो अपन आते जरा पिट्यूटरी के पास। पिट्यूटरी का दूसरा नाम क्या है? पिट्यूटरी का दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी को दूसरा नाम दिया गया है हाइपोफाइसिस। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड रात के स्पाउट से डिराइव की जाती है। कहां से डिराइव की जाती है? रात के स्पाउट, ठीक है। वर्ड याद रखना है, डिराइव्ड फ्रॉम रात के स्पाउट, ठीक है। रात के स्पाउट से डिवाइड की जा रही है और ये रेस्ट कर रहा है एक बोन के ऊपर। उस बोन का नाम क्या है? उस बोन का नाम है स्फिनॉइड बोन। क्या नाम है बोन का? स्फिनॉइड बोन। और वो स्फिनॉइड बोन में एक डिप्रेशन प्रेजेंट है, एक डिप्रेशन प्रेजेंट है, यानी स्पून जैसा है वो। पूरे स्पून को तुम स्फिनॉइड बोन बोल सकते हो। तो वो स्पून में एक डिप्रेशन है जहां पे मटेरियल एक्चुअल में अक्यूमुलेट होता है। वो जो डिप्रेशन है, वो जो डिप्रेशन है बोन का, उस डिप्रेशन को नाम दिया गया है सीला टर्सिका। क्या नाम दिया गया? सीला टर्सिका। उस डिप्रेशन को बोला जाता है सीला टर्सिका। पिट्यूटरी का जो साइज होता है वो अराउंड पी, मटर के दाना जो होता है, पीनट, पीनट बोलो, चिकनट बोलो या मटर नट बोलो, तीनों एक ही, चिकन पी भी बोलते हैं ना उसे, एक ही चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है मटर, ठीक है। उसी के लिए वर्ड यूज करते हैं, पर उसके डेविएशन देखने मिलते हैं क्योंकि अलग अलग कलर में देखने मिलते हैं। पता तुम्हें पता है, यानी हरा कलर का मिलता है, येलो कलर का मिलता है, ब्राउन कलर का मिलता है। ऐसे 3 अलग अलग वेराइटी मिलती है उसकी। कोई भी एक आध वेराइटी, आपको साइंटिस्ट ने किस रेफरेंस में बात किया वो पता नहीं अपने को, पर उसने बोला था कि मटर के दाने जितना होता है, मटर के दाने से थोड़ा सा बड़ा होता है, या शायद अपने तरफ का मटर का दाना ज्यादा छोटा है, पता है। यानी प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है, पर रिलेशन इस्टेब्लिश करते समय नहीं। मैं एक्चुअल में जब पिट्यूटरी को देखा था तो वो थोड़ा सा बड़ा था। हो सकता है कि उसके पिट्यूटरी में कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि पिट्यूटरी देखने के लिए अपने को 1.5 ह्यूमन ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अलाइव ह्यूमन का पिट्यूटरी नहीं देख सकते अपन, क्योंकि अलाइव ह्यूमन के पिट्यूटरी को छेड़ भी नहीं सकते, ठीक है। वो बहुत ज्यादा ही यूजफुल है और कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत अंदर है ब्रेन के, ठीक है। नॉर्मली अलाइव ह्यूमन में पॉसिबल नहीं है पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड के जो भी कैंसर होते हैं वो कैंसर बहुत ज्यादा डिवास्टिंग होते हैं, हाई मोर्टेलिटी वाले होते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड का अगर कैंसर होता है या कोई ट्यूमर होता है तो बहुत कम चांसेस होते हैं बचने के। क्यों? वो कितना भी कोशिश करे, कितने भी पैसे वाला हो, पर ऑपरेट करने के लिए ब्रेन को तो ओपन करना पड़ेगा। किस हद तक ओपन करोगे? पूरे ब्रेन को तो काट के अलग नहीं कर सकते ना ट्यूमर को निकालने के लिए, फिर जोड़ोगे कैसे? जुड़ेगा। आई बात समझ में? इसीलिए पिट्यूटरी तक अलाइव पोजीशन में पहुंचना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और वैसे भी डेथ के बाद कुछ ऑर्गन फूलने लगते हैं क्योंकि उनमें वाटर अक्यूमुलेट होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाता है उनमें। तो ये सब फीचर के कारण हो सकता है शायद मैंने जो पिट्यूटरी देखा वो थोड़ी सी इन्फ्लेटेड हो या बड़ी सोलन, पर ऐसा बोला जाता है कि पिट्यूटरी का साइज मटर के दाने जितना हो, ठीक है। और वो मटर का दाना सर्कुलर होता है, तो पिट्यूटरी का भी शेप लगभग सर्कुलर होता है और रेस्ट करता है एक कप जैसे डिप्रेशन में। और वो जो कप जैसा डिप्रेशन है दैट इज नथिंग बट सेला टर्सिका। तो ऐसा सेला टर्सिका में रेस्ट करता है, सेला टर्सिका में रेस्ट करता है। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये ड्यूअल ओरिजिन में, ड्यूअल ओरिजिन में यानी कुछ पार्ट इसका एक्टोक्राइन पार्ट लेयर से बना है, कुछ पार्ट इसका एंडोक्राइन लेयर से बना है, ठीक है। कुछ एक्टोक्राइन का है, कुछ एंडोक्राइन का है। एक्टोडर्म का है, एंडोडर्म का है।
मेसोडर्म के कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा लेयर प्रेजेंट नहीं है। इसलिए बोल रहा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कॉम्प्लेक्स है, क्यों? क्योंकि बहुत अलग अलग तरह के लेयर के मिक्सिंग से, इंटरमिक्सिंग से बनी है। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड आगे दो पार्ट में डिवाइड होती है। जो एंटीरियर पार्ट है वो अलग प्रेजेंट दिखता है अपने को, और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो अलग दिखता है। हालांकि दोनों आपस में अटैच होते हैं, पर दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंटीरियर और एक होता है पोस्टीरियर। एंटीरियर पार्ट को बोला जाता है एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या बोला गया एंटीरियर पार्ट को? एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है, क्योंकि पिट्यूटरी का ही नाम है हाइपोफाइसिस। और पोस्टीरियर को बोला गया न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब देखो ये वर्ड जब यूज कर रहे हैं अपन, तो ये वर्ड में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छुपे हुए हैं या इंपॉर्टेंट मतलब छुपे हुए हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड का 75% पार्ट बना रहा है। कितना बना रहा है? 75। और बचा हुआ 25% पार्ट किसने बनाया? अब ये जो एक्चुअल में बुक्स है जिसको रेफर करने के लिए यूज किया जाता है मेडिकल साइंस के, वो बुक्स है। पर कुछ जो टेक्स्ट बुक है जो अपने सादे ऑथर यानी ये जो गवर्नमेंट का पब्लिशर वगैरह है, ये जो पब्लिश करते हैं वो बोलते हैं कि एडिनो हाइपोफाइसिस 80% और न्यूरो हाइपोफाइसिस 20% है। अब वो वेरी हो सकता है, कुछ 75-25 में बोलेंगे, कुछ 80-20 में बोलेंगे, कुछ 70-30 में बोलेंगे। पर इतना हमेशा याद रखना कि एडिनो हाइपोफाइसिस न्यूरो हाइपोफाइसिस के डबल रहेगा, यानी न्यूरो हाइपोफाइसिस जितना भी उसका डबल रहेगा एडिनो हाइपोफाइसिस, मोटा मोटा इतना याद रखना है, ठीक है। उसके पीछे रीजन है, क्या है वो आगे आएगा। यहाँ पे वर्ड एडिनो यूज किया, हाइपोफाइसिस यानी पिट्यूटरी, यहाँ पे वर्ड एडिनो यूज किया, यहाँ पे वर्ड न्यूरो यूज किया। एडिनो वर्ड का मीनिंग एंटीरियर नहीं होता, न्यूरो वर्ड का मीनिंग पोस्टीरियर नहीं होता है, इसको याद रखना, ठीक है। एडिनो वर्ड का मीनिंग है ग्लैंड्यूलर। ये जो एडिनो है, ये एडिनो वर्ड का मीनिंग है ग्लैंड्यूलर। और ये जो न्यूरो है, ये न्यूरो वर्ड का मीनिंग है न्यूरल ओरिजिन। क्या मीनिंग है? न्यूरल ओरिजिन। तो अपने पास दो अलग वर्ड है और वो दोनों वर्ड इंडिकेट कर रहे हैं दो अलग चीजों को। एडिनो का मतलब है ग्लैंड्यूलर, यानी ग्लैंड्यूलर है। जब अपन बोल रहे हैं कि ग्लैंड्यूलर है तो उसके पास एपिथेलियम भी कौन सा होगा? ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। और ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम होगा तो अपने सिक्रीशन खुद सिक्रेट करेगा, यानी ये सिक्रीशन सिक्रीट करता है। क्या कर रहा है ये? सिक्रीशन सिक्रीट करेगा। और ये जो सिक्रीशन है ये कुछ और नहीं, क्या हो गए? हार्मोन्स। क्यों? क्योंकि किसका पार्ट है ये? एंडोक्राइन सिस्टम का। तो वहां पे सिक्रीशन का नाम क्या हो जाएगा? हार्मोन। इसका मतलब एडिनो हाइपोफाइसिस हार्मोन्स सिक्रीट करता है, ये इस्टेब्लिश हुआ यहाँ पे उस नाम से। अगर न्यूरो हाइपोफाइसिस की बात करते हैं तो ये न्यूरल ओरिजिन का है। न्यूरल ओरिजिन का है तो ये कोई भी सिक्रीशन सिक्रीट नहीं करता, सिक्रीशन सिक्रीट नहीं करता है। नहीं करता है तो ये क्या करता है? सिक्रीशन स्टोर करता है। क्या कर रहा है? सिक्रीशन स्टोर कर रहा है। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस सिक्रीशन स्टोर कर रहा है, तो इसने सिक्रीशन स्टोर किए। अब न्यूरो हाइपोफाइसिस ने सिक्रीशन स्टोर किए, किसी ने तो बनाए होंगे, कोई बनाएगा तभी जाके तो न्यूरो हाइपोफाइसिस स्टोर करेगा ना। अगर किसी ने कुछ बनाया ही नहीं तो न्यूरो हाइपोफाइसिस स्टोर कर सकता क्या? नहीं। तो किसी को तो भी बनाना पड़ेगा, तब जाके न्यूरो हाइपोफाइसिस स्टोर करेगा सिक्रीशन। ये जो एडिनो हाइपोफाइसिस है, ये एडिनो हाइपोफाइसिस के हार्मोन स्टोर कर सकता क्या न्यूरो हाइपोफाइसिस? नहीं, क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो एम्ब्रियोलॉजिकली दोनों अलग अलग। ये एडिनो हाइपोफाइसिस का न्यूरो हाइपोफाइसिस से लेना देना नहीं, न्यूरो हाइपोफाइसिस का एडिनो हाइपोफाइसिस से लेना देना। बस इतना है कि दोनों आपस में अटैच है, एक दूसरे के बगल में प्रेजेंट है, इसीलिए अपने को कंपोजिट देखने मिलते, नहीं तो दूर दूर तक दोनों के बीच में कोई कॉन्टैक्ट प्रेजेंट नहीं होता। आई बात समझ में? तो न्यूरो हाइपोफाइसिस के पास जो सिक्रीशन है स्टोर करने के लिए, ये सिक्रीशन आए कहाँ से? ये सिक्रीशन आए हाइपोथैलेमस से। याद रखना, ये सिक्रीशन को जो स्टोर कर रहा है न्यूरो हाइपोफाइसिस, इन सिक्रीशन को सिक्रीट किसने किया था? इन सिक्रीशन को सिक्रीट किया था हाइपोथैलेमस ने। किसने सिक्रीट किया था? हाइपोथैलेमस ने। हाइपोथैलेमस ने सिक्रीट किया और आगे जाके न्यूरो हाइपोफाइसिस ने उसे स्टोर कर दिया। हाइपोथैलेमस ने सिक्रीट किया और न्यूरो हाइपोफाइसिस ने स्टोर किया। अपने किताब में हिंदी, इंग्लिश, मराठी जो लैंग्वेज समझ में आती उस लैंग्वेज में ये लिख के रखना। आई बात समझ में? क्योंकि लास्ट मोमेंट पे वो ही गलती करोगे और उसी से पूरा कंसेप्ट चेंज हो जाएंगे। न्यूरो हाइपोफाइसिस अपने खुद के सिक्रीशन सिक्रीट नहीं करता है। फिर बोल रहा हूँ मैं, हिंदी, मराठी जो भी लैंग्वेज आती है तुमको समझ में, उस लैंग्वेज में लिख के रखना। बुक का स्टेटमेंट पढ़ के नहीं समझ पाओगे तुम लास्ट मोमेंट पे। एग्जाम के 10 दिन पहले अगर चैप्टर पढ़ोगे और क्वेश्चन भारी आते हैं, ये चैप्टर के ऊपर याद रखना, भारी यानी वजनदार क्वेश्चन आते हैं, अच्छे को समझ में नहीं आता, वो पूछ क्या रहा,
क्योंकि जैसे जैसे आगे जाएंगे अपन समझ में आएगा, काफी कंट्रोवर्शियल चीजें देखने मिलती है अपने को इसमें। तो ये जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है, इसने वही सिक्रेशन स्टोर किया जो सिक्रेशन किसने सिक्रेट किया था, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस ने सिक्रेशन किसको दिया, न्यूरो हाइपोफाइसिस को, और न्यूरो हाइपोफाइसिस ने क्या कर दिया, उसको स्टोर कर। क्लियर हुई पिक्चर? क्योंकि डिफरेंस बिटवीन आता है, डिफरेंस बिटवीन एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब सवाल ये आता है कि ये एडिनो हाइपोफाइसिस हाइपोथैलेमस के कांटेक्ट में नहीं है क्या? है। एडिनो हाइपोफाइसिस भी हाइपोथैलेमस के कांटेक्ट में है और न्यूरो हाइपोफाइसिस भी हाइपोथैलेमस के कांटेक्ट में। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी पिट्यूटरी है ना हाइपोथैलेमस के कांटेक्ट में, और पिट्यूटरी के ही दो पार्ट है, नहीं है, एडिनो और न्यूरो। तो जब पूरी पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के कांटेक्ट में है तो एडिनो भी रहेगा और न्यूरो भी रहेगा। पर न्यूरो हाइपोफाइसिस को कुछ काम ही नहीं दिया। न्यूरो हाइपोफाइसिस को बोला पिट्यूटरी ग्लैंड ने कि तू वैसा का वैसा ही रहे, तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, जो बनाना है मैं बनाऊंगा, मैं तेरे को दे दूंगा, तू अपने पास संभाल के रखना, जब कभी बॉडी को जरूरत पड़ती है तब दे देना और बता देना कि तूने बनाया था, यानी उसका क्रेडिट भी तू ले लेना। तो इसीलिए अपन बोलते हैं कि हाइपोथैलेमस ने हार्मोन बनाया, दिया किसको स्टोर करने के लिए, न्यूरो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। न्यूरो हाइपोफाइसिस ने उसे स्टोर किया, क्या किया, कॉन्सेंट्रेट किया होगा क्या, नहीं। यहाँ पे फिर क्लियर करना, जैसा गॉल ब्लैडर ने बाइल को कॉन्सेंट्रेट किया था, वैसा न्यूरो हाइपोफाइसिस कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा, उसने बस स्टोर किया। वर्ड बड़े स्पेसिफाइड है, स्टोर किया, यानी बस रख के रखा था उसने। फिर वो न्यूरो हाइपोफाइसिस को जब पता आ गया कि बॉडी को जरूरत है तेरे सिक्रेशन की, तो न्यूरो हाइपोफाइसिस ने निकाल के दे दिया अपना सिक्रेशन, ये लो, जिसको होना जितना होना लेके जाओ। और बॉडी ने ये ऐसा मान लिया कि वो हार्मोन किसने सिक्रेट किया, न्यूरो हाइपोफाइसिस ने, यानी उसका क्रेडिट न्यूरो हाइपोफाइसिस को दे दिया। पर एक्चुअल में किसने किया, वो हाइपोफाइसिस। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस को कंट्रोल करने की जरूरत है क्या, नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका खुद का सिक्रेशन ही नहीं है, उसने एक्टिवली कोई चीज बना ही नहीं, तो उसको कंट्रोल क्या करना है जब बनाया ही नहीं उसने। तो अगर तुमने पढ़ाई हीच नहीं है, तुमने तुम्हारे बगल वाले का देख के पेपर छापा है और लिखा है, तो तुम फेल भी होते हो तो गाली किसको देना है, तुम्हारे बगल वाले को। अरे तुम्हारा क्रेडिट ही नहीं है ना, या तुम फर्स्ट भी आते हो तो किसको शाबाशी देनी है, बगल वाले को। ना तो तुम्हारे फेल्यूर में ना ही तुम्हारे सक्सेस में तुम्हारा कोई हाथ है या पार्टिसिपेशन है, क्योंकि सब जगह पे प्राइमरी या मेजर रोल में कौन है, वो जिसका देख के लिखे थे। बिल्कुल यहाँ पे भी कोई सिस्टम है। न्यूरो हाइपोफाइसिस को कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका खुद का कोई सिक्रेशन एस्टैब्लिश्ड ही नहीं है, वो वही सिक्रेशन स्टोर कर रहा है जो हाइपोथैलेमस ने भेजा। तो कुछ भी करना है तो हाइपोथैलेमस के ही हाथ में है। न्यूरो हाइपोफाइसिस तो वैसे भी बाहर है, वो चुपचाप बैठा है, जो भेजा उसको रख, मंगा तो दे देने का, नहीं तो बैठे रहने का शांत। उससे ज्यादा उसको काम नहीं जमता, ऊपर से थोड़ा बहुत क्रेडिट मिल जाता है, इतना आसान जीवन है उसका। वही अगर एडिनो हाइपोफाइसिस की बात करते हैं तो ये जो एडिनो हाइपोफाइसिस है, ये तो अपने सिक्रेशन सिक्रेट करा, क्योंकि एडिनो वर्ड का मीनिंग है ग्लैंडुलर सिक्रेशन सिक्रेट करने वाला, तो इसने अपने सिक्रेशन सिक्रेट किए, किसने, एडिनो हाइपोफाइसिस। अब एडिनो हाइपोफाइसिस ने अपने सिक्रेशन सिक्रेट किए, तो हो सकता है इसके सिक्रेशन कम हो, इसके सिक्रेशन ज्यादा, यानी एडिनो हाइपोफाइसिस का हार्मोन या तो कम हो सकता है या तो ज्यादा हो सकता है। सिंपल सी बात है। अगर कम ज्यादा होता है तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, ना तो कम होने देना पड़ेगा ना तो ज्यादा होने देना पड़ेगा। अगर कम ज्यादा कंट्रोल करना है तो किसको कंट्रोल करना पड़ेगा, यानी डायरेक्ट रेगुलेशन में कौन रहेगा। तो अभी देखो दो चीजें यहां से इंपॉर्ट होती, पिट्यूटरी ग्लैंड का एक पार्ट डायरेक्ट रेगुलेशन में, एक पार्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में। कौन सा पार्ट डायरेक्ट रेगुलेशन में, एंटीरियर पार्ट डायरेक्ट रेगुलेशन में, और पोस्टीरियर पार्ट डायरेक्ट कांटेक्ट में। अब इस चीज को भी हिंदी मराठी में लिख के रखना, एंटीरियर पार्ट इज अंडर डायरेक्ट रेगुलेशन एंड पोस्टीरियर पार्ट इज अंडर डायरेक्ट कांटेक्ट। तो पोर्टल सिस्टम कौन से पार्ट में देखने मिलेगा, एंटीरियर या पोस्टीरियर, मोरल ऑफ द स्टोरी। एंटीरियर पार्ट में पोर्टल सिस्टम रहेगा या पोस्टीरियर, वो जो बड़े अपन हाइपोथैलेमस हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम, वो एंटीरियर पार्ट में रहेगा या पोस्टीरियर पार्ट में रहेगा, इट विल बी इन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी। याद रखना, पोस्टीरियर पार्ट में देखने मिलेगा अपने को पोर्टल सिस्टम, एंटीरियर पार्ट में नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि पोर्टल सिस्टम कनेक्ट करने का काम करता है या कांटेक्ट करने का काम करता है, विजिलेंस रखने का काम नहीं करता, क्योंकि वो वैस्क्युलैरिटी का पार्ट है। ठीक है, ब्लड वेसल से बना है ना वो, तो वैस्क्युलैरिटी दिखाएगा। उसके पास न्यूरॉन जैसा कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं जो कंट्रोल कर सके।
और कंट्रोल किसको करना है, एंटीरियर पार्ट को। तो एंटीरियर पार्ट पिट्यूटरी का जो है वहाँ पे न्यूरॉन जैसे सेल देखने मिलते हैं, उनको बोला जाता है पिट्यूसाइट्स। डायग्राम दिए है उसमें पिट्यूटरी के, उसमें देखो पिट्यूसाइट करके एक चीज रेफर की है तो डायग्राम में देखो, ठीक है। कल देखेंगे अपन पिट्यूटरी ग्लैंड के डिस्ट्रीब्यूशन। चलो